ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी। साक्षी मैम स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था बच्चे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग अ नेशनल इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज, जिसमें हम ट्रेड और कैपिटल की मूवमेंट बहुत ही मिनिमल रेट पे, जो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रहे थे, टैरिफ्स लग रहे थे, उनको बहुत कम करके उस बेसिस पे करना कि हमारा कंट्री अकेला ट्रेड नहीं कर रहा, एक वर्ल्ड इकोनॉमी बना दी है जिसके अंदर सब आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कल कि कैसे हमारी पॉलिसी बनाई गई इंडिया में, कैसे ग्लोबलाइजेशन आया और ये सब। आज हम करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 3.8, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यस बेटा, positive and negative traits of globalization. The process of globalization through liberalization and privatization policy has produced positive as well as negative results, both for India and other countries, in favor of globalization. Globalization resulted in, देखो अब ग्लोबलाइजेशन का फेवर क्या होगा कि हमारा एक्सेस हो गया ग्लोबल मार्केट में, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, और क्या होगा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारे पास अब कॉम्पिटिटिव नेचर आ गया। जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे, अब उनको लगता था कि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में आ गए हैं, हमें अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्रूव कि हम उनसे बेटर है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन क्या होगा कि देखो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल बेस कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बनता रहे, पर हमारी कंट्री लेबर अबांडेंट एंड लेबर इंटेंसिव है। कोई और कंट्री है जो कैपिटल इंटेंसिव है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेटर होगा हमारी कंट्री की क्वालिटी से। जब बेटर होगा तो डेवलप कंट्रीज को कहीं ना कहीं लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अच्छा प्रोडक्ट बेचने का मौका मिल रहा है, रादर देन इंडिया को ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे थोड़ा क्वालिटी में कम अच्छा प्रोडक्ट बेचने को मिल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का मेजर जो फायदा हुआ ना, वो किसको हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज को। उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया पुअर कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल कोई पुअर कंट्री है और दूसरी कंट्री ए डेवलप्ड है और बी पुअर है, ए डेवलप्ड एंड बी पुअर, तो ए ने अपने एक्सपोर्ट करने शुरू किया। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो सबको सस्ते में ही सामान, कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगी, टैरिफ फ्री होगा। तो जब ए ने बी को एक्सपोर्ट किया तो बी अपने आप तो कुछ बना नहीं पा रहा, पर इनसे इंपोर्ट करता जा रहा है। तो हो क्या रहा है, इनको एक्सप्लॉइट करें हमारे लिए, ए के लिए बहुत बड़ी मार्केट मिल गई है बी, बट बी का अपना कुछ बेस नहीं क्रिएट हो रहा। Globalization has been criticized by some scholars because of, according to them, benefits of globalization through more to the developed country as they are able to expand their market in other countries. Globalization comprises the welfare and identity of people belonging to poor countries. Market-driven globalization increases the economic disparity among nation and the people. आपस में गैप क्रिएट हो रहा है, एक कंट्री ए रिच होती जा रही है और बी अभी भी पुअर ही है, तो इनके बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। ज्यादा फायदा डेवलप कंट्रीज को ही है, और कहीं ना कहीं पुअर कंट्रीज को बहुत लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। उनका खुद का इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन रहा, बट वो लोग किसी और पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आउटसोर्सिंग। हाँ जी अक्षत, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? Yes, ma'am. What is outsourcing? बीएससी में पढ़ लिया होगा ना अब तक तो। Ma'am, sending supply to outside countries. हाँ जी। No, ma'am, sorry, ma'am. Giving services of other activities to other companies like after services. Okay, good. पढ़ा हुआ है ना ये बीएससी में सब? Yes, ma'am. Strike नहीं करा था मैम एक्चुअली। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी से काम करवाना। यूएसए का सामान यूएसए की मार्केट में बेचना है, यूएसए का सामान यूएसए की ही मार्केट में बेचना है, और उस सामान में बेचने के लिए उन्होंने कौन लगाए? इंडियंस। ठीक है, कि यूएसए की मार्केट का सामान अगर यूएसए में बेचना है, पर फोन करके बेच कौन रहा है? इंडियंस। दैट इज आउटसोर्सिंग।
ठीक है, कि किसी थर्ड पार्टी से अपना काम करवाना। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट some of the activities to a third party which were earlier performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing security services to outside agency of a contractual basis कि यूएसए ने अपना कुछ सामान बेचना है किसी कंपनी ने अमेरिका के अंदर ही, पर वहां से वो फोन करवा के कॉलर आईडी लगवा के किसी से अगर काम करवाते हैं तो उन्हें कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि लेबर महंगी है, इंडिया में लेबर सस्ती है। तो उन्होंने इंडिया में एक छोटा सा ऑफिस खोला, वहां पर उन्होंने इंडियन को हायर किया अमेरिका कॉल करने के लिए, उन्हीं का सामान बिकवाने के लिए उन्हीं की कंट्री में। बट यहाँ पे सस्ते में ये लोग काम कर रहे हैं, जो काम वो अमेरिका से करवा सकते थे अमेरिका के लोगों से करवा, उन्होंने इससे करवाया क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा था। दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग, किसी थर्ड पार्टी से अपनी एक्टिविटीज को करवाना। आउटसोर्सिंग refers to contracted out some of its activity to a third party which were earlier performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing security services to outside agency on a contractual basis. Outsourcing is one of the most important outcome of globalization. ये पॉसिबल कब हुआ? जब ग्लोबलाइजेशन आया, हम लेबर को भी यूज कर रहे हैं, कैपिटल को भी यूज कर रहे हैं, कोई कंट्री कहीं से भी काम करवा रहा है, एमएनसीज आ रही है, एमएनसीज जा रही है। तो ये हो क्या रहा है? ये बेसिकली जहां से सस्ता सामान मिलता है वहीं से बनाओ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हो क्या रहा है? सपोज किसी को कार बनानी है, होंडा ही कार बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि होंडा के यहाँ पे दिवाड़ी में कार्स बन रही है तो सब कुछ यही बन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पार्ट, कोई इंजन सस्ता बना रहा है तो इंजन, कोई लाइट सस्ती बना रही तो लाइट इंपोर्ट करते हैं लोग। जो चीजें जिस जिस कंट्री में सस्ता बन रहा है उसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं और कार बन जाती है। उससे होता क्या है? अब हर एक चीज अगर इंडिया में बनाने लग जाएंगे तो सस्ता नहीं बनेगा, जब सस्ता नहीं बनेगा तो फिर क्या कहते हैं, गाड़ी महंगी हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से काम करते हैं और इकट्ठा असेंबल करते हैं। ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ठीक है। आउटसोर्सिंग मीन्स कि आप किसी और कंट्री का काम आप बाहर से करवा रहे हैं, किसी और कंट्री का काम इंडिया में हो रहा है। इंडिया को इस चीज का फायदा क्या हुआ कि हमारे पास वी आर लेबर अबंडेंट, वी आर एग्रीकल्चरल अबंडेंट कंट्री। अब जब हमारी कंट्री में इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर लेबर इंगेज था तो हुआ क्या कि हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे पास सर्विस सेक्टर नहीं है। जब एमएनसीज ने आके हमारी कंट्री में एक बेस बनाया कि, या किसी ने ये पे बीपीओ खोले, केपीओ खोले, तो इसमें हमारे लेबर को यूटिलाइज किया जा सकता था। जो इंग्लिश में फ्लुएंट है, बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, आप बेसिक एजुकेशन इन इंग्लिश में अगर फ्लुएंट है तो आप इन जगहों पे जॉब कर सकते हैं, आपको सैलरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करी। इंडिया जैसी लेबर अबंडेंट कंट्री जहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, वहां पे ये काम बहुत अच्छा चला। और उन लोगों के लिए फायदा क्या हुआ यूएसए जैसी कंट्री के लिए, कि उनके पास लेबर महंगी थी, उन्हें सस्ते में लेबर मिल गई। It has intensified in recent time because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology (IT). With the help of modern telecommunication links, the text, voice, and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. India has become a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs because of low wage rates and availability of skilled manpower. हमारे पास दोनों चीजें हैं बेटा, we have skilled manpower also, we have less costly low wage rates or less costly labor. For example, Indian business process outsourcing, BPOs, full form of BPO पूछ लेते हैं बेटा, business process outsourcing. Companies are already gaining prominence and earning precious foreign exchange. Some of the services outsources in India includes voice-based business process, BPO or call centers, record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription and clinical advice, etc. इन चीजों में हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या कि अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया, सब कुछ हो गया। अब हुआ क्या कि बच्चे, इट्स नॉट अबाउट, इससे पहले बिफोर 1991 की पॉलिसी सब कंट्रीज आपस में ट्रेड थोड़ा बहुत कर रही थी, बट कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो
ये बताए कि कैसे टैरिफ्स लगाने हैं, कैसे ट्रेड करना है। 1948 में गैट लगाया गया। गैट है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, पता नहीं अब किसने लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो 1948 में सेट हुआ था। उसमें ये सिर्फ अग्रीमेंट था कि कैसे कोई कंट्री, जो जो कंट्रीज इस अग्रीमेंट को साइन करती थी वो मेंबर नेशंस हो गए थे, और वो आपस में ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में बात होता था कि किस लेवल का टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था, जो भी कंट्रीज एग्रीमेंट को साइन करती थी, जैसे सपोज उस टाइम पे 23 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, तो 23 कंट्री मेंबर कंट्रीज सब आपस में टैरिफ ट्रेड कैसे लगाएंगे उन्होंने उसको मिनिमाइज कर लिया था। पर एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी जिसके पास ऐसे पार्ट्स हो जो कंट्रीज को, आप मेंबर कंट्रीज के ऊपर अपने पार्ट्स को लगा के अगर कोई अग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको उस मेंबरशिप से निकाला जा सके। और बहुत सारे लूपहोल थे गैट में, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ 1995 में। ठीक है, 1995 में गैट को हटा दिया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड हटा दिया गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया। प्रायर टू डब्ल्यूटीओ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स was established as global trade organization in 1948 with 23 countries. GATT was set up to administer all multilateral trade agreement by providing equal opportunity to all countries in the international market. GATT बनाया गया था कि सबको, जैसे 23 मेंबर कंट्रीज है तो 23 मेंबर कंट्रीज आपस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा रहा है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा रहा है, तो उससे क्या हो रहा था कि कोई का, किसी का सामान बिक रहा था, किसी का नहीं। इन्होंने कहा कि एक एग्रीमेंट साइन करते हैं सब बराबर, तब उस तरह से कि सबको फायदा हो। भाई हमारी कंट्री अगर चाइना टॉय अच्छे बना रही है, हम सिल्क अच्छा बनाते हैं, तो हमारा सिल्क भी अच्छे से बिके और चाइना का टॉय भी अच्छे से बिके, ये सिचुएशन थी। बट एग्रीमेंट में क्या था कि हम लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी जिसको बनाया गया। WTO was founded in 1995 as a successor of organization to the GATT. The WTO agreement covered trade in goods as well as services to facilitate international trade. ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड वो सिर्फ गुड्स के बारे में था, सर्विसेज के बारे में WTO में आया। गैट सिर्फ गुड्स के बारे में था बच्चे, गुड्स के बारे में था। WTO is about goods and services both. At present, there are 164. It is very important question. 164 members in member countries of WTO, and all members are required to abide by laws and policy framed under WTO. इंडिया स्टार्टिंग में फाउंडर मेंबर्स में था बेटा, इंडिया पहले दिन से ही WTO का मेंबर है। The World Trade Organization intend to supervise and liberalize international trade. As an important member of WTO, India has been in forefront in framing fair global rules, regulation and advocating interest of the developing world. अब उसमें 164 मेंबर्स में कुछ तो बहुत डेवलप कंट्रीज हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप है। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट होता है, जो डेवलप हो रहा है, बट ये फाउंडर मेंबर्स में से है। इंडिया हैज केप्ट इन कमेंट मेड टू द WTO. India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restriction on import and reducing tariff rates. Some major functions of WTO, बहुत important question है बच्चे, ये WTO का पूरा पेज ही this page is very important. To facilitate international trade, both bilateral and multilateral. Bilateral means दो कंट्री के बीच में, multilateral means बहुत सारी कंट्रीज के बीच में. Through removal of tariffs as well as non-tariff barriers. To establish a rule-based trading regime in which nation cannot place arbitrary restriction on trade. इसमें क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज लगता है, लिख लो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली किसी भी नेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को फेवर नहीं करना है। अगर टॉय हम ले रहे हैं अमेरिका से, चाइना से, जापान से, तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम सब मेंबर्स हैं WTO के कि हम जापान से और अमेरिका से नहीं लेंगे, सिर्फ चाइना से लेंगे। हम किसी मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एक कंट्री को लेके अनबायस नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते, सॉरी, हम भेदभाव नहीं कर सकते कि यही सेम चीज हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, हम जापान से खरीदेंगे। अगर हम मेंबर हैं तो हमें सब नेशंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है।
जो सस्ता और क्वालिटी में अच्छा प्रोडक्ट देगा हम उसी से खरीदेंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो। हम किसी एक पर्टिकुलर नेशन के फेवर में बात नहीं करेंगे। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। लास्ट राउंड जो चल रहा है डब्ल्यूटीओ का, वो चल रहा है दोहा राउंड। डब्ल्यूटीओ के राउंड होते हैं, मीटिंग्स होती है जिसमें एक पर्टिकुलर मुद्दे को उठाया जाता है। लास्ट राउंड चल रहा है दोहा, जो बहुत टाइम से अभी भी बंद नहीं हुआ है, मतलब इन द सेंस उसकी मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं और वो अभी भी वाइंड अप नहीं किया है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एनवायरमेंट, कि जो हम CO2 की एमिशंस कर रहे हैं कंट्रीज, उसको लोअर डाउन करो कंट्री के फेवर में। अब डब्ल्यूटीओ कहता है कि सबको करना पड़ेगा, और डब्ल्यूटीओ ने रेट फिक्स किए हुए कि डेवलप कंट्रीज ज्यादा करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज कम करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर रही हैं। और इंडस्ट्रीज में अपने आप ही कहीं ना कहीं स्मोक का और CO2 का एमिशन रहता है। अगर इंडस्ट्री नहीं सेट करेंगे तो कंट्री कैसे डेवलप करेगी। डेवलप कंट्रीज कहती हैं जी अगर हमें मना कर रहे हो तो इनको भी मना करो। डब्ल्यूटीओ कहता है कि हम मना इसको नहीं कर सकते पर आपको करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है यूएसए। यूएसए सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे ज्यादा CO2 की एमिशन भी यूएस करता है। इस टाइम पे डब्ल्यूटीओ का प्रेशर यूएसए के ऊपर है कि आपको सबसे कम करनी पड़ेगी। यूएसए कहता है पहले औरों से कराओ फिर मैं करूंगा, और ये बड़े सालों से चल रहा है, 10 years अराउंड। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में यानी इसको तो फायदा हो रहा है CO2 एमिट करते हुए, हम तो उतना, हमारा तो इंडिया का तो क्या है कि हम लोग CO2 उस लेवल पे एमिट ही नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने टारगेट बांधे हुए हैं, कि अगर वर्ल्ड का जो कुछ परसेंटेज शेयर मिला हुआ है हमें कि इतना हम एमिट कर सकते हैं, उससे हम नीचे हैं। और WTO कहता है कि जब तुम ऑलरेडी नीचे हो तुम्हें हम मना क्या करें। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, यूएस वाले कहते हैं पहले इंडिया को बोलो बंद करने के लिए। अब इंडिया बंद कैसे करे जब इंडिया ऑलरेडी पहले से कम कर रहा है एमिट, तो इंडिया बंद कैसे करेगा। ठीक है, तो ये इशू कह रहे हैं कि इस वजह से हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि यूएस से बड़ा सेल्फिश हो रहा है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए अच्छा भी है ये WTO का मेंबर बनना, क्योंकि WTO का मेंबर बनने से क्या हुआ है कि हमें सबका सामान खरीदना पड़ रहा है सस्ते वाला, तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, पर हमें कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट मिल रहा है, हमें लेस कॉस्ट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो रही है, कैपिटल की मूवमेंट अच्छी हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप फेवर में हो या नहीं, मैं फेवर में हूँ, मैं हमेशा इसके फेवर में रहूंगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से कंट्री का कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी है, हमारा इंडस्ट्रियल बेस आज तक नहीं सेटअप हुआ, बट पॉजिटिव चीजें बहुत है कि हमें सस्ते में बहुत कुछ मिलता है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से इंप्रूव हुआ है। Some scholars are of the view that there is no use of developing countries like India to be member of WTO. According to them, major volume of international trade occurs among the developed nations. Developing countries are being treated as they are forced to open up the market. Developing countries are not allowed to access the market